बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या है? एक्चुअल में जैसे लास्ट टाइम हमने बात की रेडियो एक्टिविटी की, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में आपने उसको लर्न किया कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था जिसमें रेडिएशन जो है वो खुद ब खुद जो है वो अमिट होती हैं मटेरियल में से। और कौन से मटेरियल में से? जो अनस्टेबल मटेरियल्स होते हैं। अनस्टेबल से मतलब जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर दैन 82 होता है, उसमें से जो रेडिएशंस की स्पॉन्टेनियस एमिशन होती है जिसे हम रेडियो एक्टिविटी का नाम देते हैं। अब अगर रेडिएशंस निकलती हैं किसी मैटर के अंदर से, मटेरियल में से, तो उस मटेरियल में मैटर में जो चेंज आता है, जिन उसमें जो डिसइंटीग्रेशन होती है, वो डिसइंटीग्रेट होना, इंटीग्रेट होगा कंबाइन करना, डिसइंटीग्रेट है उसको अलग हो जाना, मतलब कि एनर्जी अलग हो रही है। तो वो जो एलिमेंट होता है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एक चेंज हो जाता है। यानी कि एक एलिमेंट वो नहीं रहता, वो उसकी प्रॉपर्टीज़ किसी और एलिमेंट की बन जाती हैं। अगर आपको याद हो लास्ट टाइम हमने अल्फ़ा बीटा गैमा की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो वहाँ पर मैंने वर्ड यूज़ किया था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जिन्हें कि बीटा बिल्कुल इस तरह से समझ लेंगे, जो बीटा पार्टिकल है जैसे वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फ़र्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन जो बीटा की जो एमिशन होती है ये न्यूक्लियस के अंदर से होती है। यानी ऐसी बात कह लें कि ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस में से निकल रहे हैं, वो बीटा पार्टिकल्स हैं। और इसी तरह से जो अल्फ़ा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो हीलियम के बराबर हैं, हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल हैं। अल्फ़ा जो है, जो कि बिल्कुल जिस तरह से हीलियम एटम होता है उसी तरह से प्रॉपर्टीज जो हैं वो अल्फ़ा पार्टिकल की हैं। तो हम खुद इमेजिन कर सकते हैं इस चीज़ को कि देखें, जब न्यूक्लियस के अंदर से हीलियम के मास के बराबर मास निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, चार्ज उसमें से बाहर निकल रहा है, तो देन वो एलिमेंट क्या वही प्रॉपर्टीज़ को रखेगा? नहीं, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी। तो ये जो प्रोसेस होता है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है, जब उसके अंदर से रेडिएशंस की एमिशन होती है और वो एक एलिमेंट नहीं रहता, वो किसी दूसरे, वही एलिमेंट नहीं रहता, वो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का नाम दे रहे हैं। डिफाइन करेंगे द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यानी खुद ब खुद होने वाला जो प्रोसेस है, इन विच आ पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाइड, जिसमें से रेडिएशन निकल रही है उसको पेरेंट न्यूक्लियाइड का नाम दिया, और अनस्टेबल होगा, एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा, चेंज इनटू अ मोर स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड, और उसमें से रेडिएशंस निकलती हैं तो वो अनस्टेबल से स्टेबल बन जाता है। जो अनस्टेबल है वो पेरेंट है, और जो स्टेबल हो जाता है उसको डॉटर न्यूक्लियाइड कहा जा रहा है। विद एमिशन ऑफ रेडिएशंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन। जी, उसके एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर लेते हैं स्टूडेंट्स। नो वी रिप्रेजेंट रेडियो एक्टिव डिके बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियर इक्वेशन इन विच एन अनस्टेबल पेरेंट न्यूक्लियर एक्स चेंजेस इनटू अ डॉटर न्यूक्लियाइड वाई। यानी हम जो यहाँ पर इक्वेशंस ले रहे हैं, एग्जांपल्स ले रहे हैं, तो उसमें जो पेरेंट अनस्टेबल न्यूक्लियाई है उसको हम एक्स से शो करेंगे, और जो डॉटर न्यूक्लियाइड है, स्टेबल डॉटर न्यूक्लियाइड है, उसके लिए सिंबल कौन सा यूज़ करेंगे? वाई। यानी एक्स अनस्टेबल पेरेंट है और वाई जो है स्टेबल डॉटर को शो कर रहा है, न्यूक्लियस को। तो फर्स्ट यहाँ पर हम चूँकि पढ़ा है 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा बीटा गैमा रेडिएशंस होती हैं। तो नंबर 1 पर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स अल्फ़ा डिके की बात करेंगे। यानी अल्फ़ा का निकलना, अल्फ़ा डिके से मतलब है कि उस एलिमेंट में से अल्फ़ा का खारिज होना, अल्फ़ा की एमिशन होना। तो अल्फ़ा बीटा गैमा स्टूडेंट्स, आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर हम इसकी थोड़ी सी साइड इन्फॉर्मेशन की तरफ भी हम आएँ। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। नेक्स्ट पेजेस पर हमें इसकी जो अल्फ़ा बीटा गैमा की प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है। आइए थोड़ा सा इनको जहन में करते हैं ताकि फिर हमें वो अपने टॉपिक को समझना इजी हो जाए। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स भी हैं अलग से, तो इनको भी आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टॉपिक के लिए भी और पेपर के लिए भी। तो स्टूडेंट्स क्या हैं अल्फ़ा पार्टिकल?
जिन अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जिन अल्फ़ा पार्टिकल इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और देखिए ब्रैकेट में क्या लिखा, हीलियम न्यूक्लियर, यानी ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हीलियम का न्यूक्लियस होता है। एजेक्टेड एट अ हाई स्पीड विद अ रेंज ऑफ ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स इन एयर, बहुत ज़्यादा स्पीड से निकलते हैं, लेकिन चूंकि ये मासिव होते हैं, इनका मास बड़ा होता है, साइज़ बड़ा होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा एयर के अंदर में ट्रैवल नहीं कर पाते हैं और कुछ ही सेंटीमीटर्स के अंदर अंदर में एयर में अब्जॉर्व हो जाते हैं। दे कैन बी स्टॉप्ड बाई एन ऑर्डिनरी शीट ऑफ द एल्यूमिनियम फॉयल, जिन अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल के रास्ते में एल्यूमिनियम फॉयल को रख देते हैं तो हम इनको स्टॉप कर सकते हैं। मतलब कि जी आम अल्फ़ा एल्यूमिनियम फॉयल में से क्रॉस नहीं कर पाते। फॉयल का वर्ड यूज़ हो रहा है स्टूडेंट्स, मतलब कि वो जिस तरह पेपर होता है इस तरह एल्यूमिनियम के पेपर में से ये पास नहीं कर पाते। बीटा पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर हम देखें तो स्ट्रीम्स ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, जिन देखें ना इलेक्ट्रॉन्स का वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन ये एजेक्ट कहाँ से होते हैं, एट अ रेडियस स्पीड एज हाई एज क्लोज टू द स्पीड ऑफ अ लाइट, न्यूक्लियस से निकलते हैं। बीटा पार्टिकल समझ लें कि इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, लेकिन स्पीड कितनी है, इक्वल नहीं है, क्लोज टू द स्पीड ऑफ अ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के करीब करीब उनकी स्पीड है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड है। बीटा पार्टिकल्स में भी एबल टू पेनेट्रेट सेवरल मिलीमीटर्स ऑफ एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम में से पास कर जाते हैं, कुछ मिलीमीटर्स तक उसमें पास कर जाते हैं, मतलब इनके पास एनर्जी का लेवल ज़्यादा होता है और मास इनका कम होता है। जिस सबसे ज़्यादा एनर्जी है ये गामा रेज के पास में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ अ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा। देयर वेवलेंथ एंड एनर्जीज कैन वेरी। और हाँ जी, ये बड़ी अजीब बात है, यानी जो गामा रेज की एमिशन होती हैं वो जितनी भी रेज निकली हैं सबकी एनर्जी का लेवल एक जैसा नहीं होता, सबकी वेवलेंथ एक जैसी नहीं होती, मतलब डिफरेंट, कुछ की एनर्जी ज़्यादा होती है, कुछ के पास एनर्जी कम होती है। हाई एनर्जी गामा रेज कैन पेनेट्रेट एट लीस्ट 30 सेंटीमीटर ऑफ अ लेड, यानी लेड लेड मटेरियल के अंदर में जिसमें रेडिएशन का पेनेट्रेट करना मुश्किल होता है, तो ये गामा रेडिएशंस उसमें 30 सेंटीमीटर तक, आम स्केल जो आप लाइन से लगाने के लिए बड़ा यूज़ करते हैं ना पेपर के ऊपर में, उसकी लाइन 30 सेंटीमीटर होती है, यानी 30 सेंटीमीटर तक पेनेट्रेट कर जाता है, उसमें दाखिल हो जाता है लेड मटेरियल के अंदर में। तो अगर एयर की बात करें तो एयर में कितना है, 2 किलोमीटर ऑफ एयर, यानी एयर के अंदर ये 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, यानी गामा रेडिएशन जो है इनके पास एनर्जी का लेवल सबसे ज़्यादा होता है अल्फ़ा बीटा के मुकाबला में। तो अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, जिन प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हम अच्छे से ट्रांसमिटेशन की बात करते हैं तो उसको समझ पाएंगे जी। हम आ रहे हैं अपने टॉपिक की तरफ में, तो जी हम अल्फ़ा की एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करने लगे थे। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर यह हमारे पास में अल्फ़ा की इन्फॉर्मेशन है। अभी आपने चेक किया अल्फ़ा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ जो हीलियम की होती हैं, और हीलियम का आपको याद होएगा, पता होना चाहिए आपको, हीलियम का मास नंबर 4 होता है, चार्ज नंबर 2 होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, और यानी इसके पास में 2 न्यूट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं, जबकि प्रोटॉन 2 हैं, जब प्रोटॉन 2 हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हुआ, और 2 प्रोटॉन हैं तो 2 ही न्यूट्रॉन भी हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर मास बनाते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ना, आपको स्क्रीन को देख सकते हैं, यानी 2 प्रोटॉन्स हैं और यहाँ पे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर 4 बन गया मास, यानी ये एटॉमिक मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर है। एटम को लिखने का तरीका होता है स्टूडेंट्स, देखिए ऊपर ए यानी ऊपर पावर में हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं, एटॉमिक मास लिखते हैं, नीचे बेस में एटॉमिक नंबर लिखते हैं, यानी ऊपर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद है और बेस में सिर्फ प्रोटॉन्स की तादाद है। तो क्या होएगा, देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, हीलियम मिला, मतलब कि हीलियम इसमें से निकल गया। खुद से देखें, यानी हीलियम इसमें से एक्स में से पेरेंट है, इसमें से रेडिएशन नहीं कर रही है, जो सिंबल यूज़ किया। उसके बाद फिर एग्जांपल भी लेते हैं, यानी एक्स में से जो पेरेंट एलिमेंट है अनस्टेबल, उसमें से हीलियम निकल गया और हमें आउटपुट में क्या मिल गया, हीलियम मिल गया। रिएक्शन हुआ, उसमें हमें आउटपुट में क्या मिला, हीलियम मिला। अब जो आउटपुट में हीलियम का मतलब है कि एक्स में से ये हीलियम निकला है, तो फिर एक्स में क्या चेंज आएगा, एक्स में चेंज आएगा कि जितना हीलियम निकला है, जितना हीलियम का मास है उतना कम हो जाएगा, जितना हीलियम का चार्ज है उतना इसमें से चार्ज भी कम हो जाएगा। तो देखें
हीलियम निकलने से क्या होगा कि ये जो पेरेंट है जब डॉटर बनेगा तो उस डॉटर का मास पेरेंट के मुकाबला में 4 कम हो जाएगा, 4 कम हो जाएगा, और एटॉमिक नंबर जो है वो 2 कम हो जाएगा। मतलब कि पेरेंट में से हीलियम निकला तो डॉटर ये बना वाई, और डॉटर में क्या है कि पेरेंट के मुकाबला में मास 4 कम हो गया और चार्ज भी 2 कम हो गया, और इसके साथ हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। स्टडी करने की रीज़न भी तो यही है ना कि हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए एग्जांपल हमारे पास में रेडियम है जिसका एटॉमिक नंबर मास नंबर 226 है और एटॉमिक नंबर 82 है। जब उसके अंदर से हीलियम निकलता है तो देखें मास कम हो 4 कम हो गया तो 222 रह गया, और चार्ज 2 कम होकर 86 रह गया। आउटपुट में हमें हीलियम मिला और साथ में क्या मिली, एनर्जी मिली। एमसीक्यू का पॉइंट है देखें। देन इसका चार्ज 2 रिड्यूस हो जाता है, मास 4 रिड्यूस हो जाता है। आइए उसके बाद बीटा की बात करें। और देखें बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन ही होता, तो हम इलेक्ट्रॉन का सिंबल यूज़ कर रहे हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो हम लेते ही नहीं है, उसका मास ही बहुत कम होता है ना, इसलिए देखें मास में तो हमने 0 लिखा, लेकिन चूंकि इसका चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है तो वो हमने 1 लिया, पोलैरिटी माइनस की तो -1 लिया। अब होएगा क्या यहाँ से स्टूडेंट्स, यानी देखिए ये पेरेंट था, ये डॉटर में चेंज हो गया। अब चूंकि जो बीटा है उसका मास तो ना होने के बराबर है, यानी मास में तो चेंज नहीं आया, जो पेरेंट का मास है वही डॉटर का मास है, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज निकला, नेगेटिव चार्ज है ना, एक नेगेटिव चार्ज निकला तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया का मतलब क्या है, अच्छा इसका मतलब है स्टूडेंट्स के न्यूक्लियस के अंदर से, देखें ना बीटा न्यूक्लियस से निकल रहे हैं, जब न्यूक्लियस के अंदर से एक्चुअल में न्यूट्रॉन में से निकलते हैं। जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये न्यूक्लियस के न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है उसमें से निकलते हैं। तो देखो जब न्यूट्रल पार्टिकल के अंदर से नेगेटिव चार्ज निकलेगा तो उस पर कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर, यानी न्यूट्रॉन के अंदर से बीटा पार्टिकल निकला मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल गया, तो फिर न्यूट्रॉन जो था वो न्यूट्रल तो नहीं रहा, नेगेटिव चार्ज निकल गया तो नेगेटिव कम हो गया, जितना नेगेटिव कम हुआ उतना पॉजिटिव उसके ऊपर क्रिएट हो जाएगा। तो लिहाजा न्यूक्लियस जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है जब बीटा उसमें से निकलता है। यानी ऐसा कह लीजिए कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाएंगे। यानी बीटा के निकलने से अगर एक बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो इसका मतलब है एक प्रोटॉन बढ़ गया, यानी न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में चेंज हो गया। तो आपके सामने है देखें, यानी प्रोटॉन नंबर पहले कितने, जहाँ पे जितने भी प्रोटॉन नंबर हैं उसमें एक का इजाफा हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखते हैं, देखिए कार्बन ले रहे हैं हम लोग, कार्बन का मास जो था पहले भी 14 था और बीटा के निकलने के बाद भी 14 है, लेकिन पहले इसके पास में ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, यहाँ पर चेंज तो आएगा। जैसे आपने यहाँ पे देखा जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ पे ये 6 की बजाय कितना आएगा, 7 आएगा, नाइट्रोजन में चेंज आएगा। आइए इसके नीचे भी यहाँ पर हम देखते हैं, रिजल्ट में भी लिखा होएगा इन अ बीटा डी के द पेरेंट न्यूक्लियाइड हैज़ इट्स प्रोटॉन नंबर Z इंक्रीज्ड बाई 1, यानी Z की वैल्यू जो है वो तो बढ़ेगी, जहाँ पे 6 से 7 में चेंज होगा, बट इट मास नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड नंबर ए रिमेन्स अनचेंज, यानी मास नंबर तो वही रहेगा लेकिन इसके जो प्रोटॉन्स की क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, एक बढ़ जाएगी। जहाँ पे मिस्टेक है लिखा, प्रिंटिंग में गलती है तो उसे ठीक कर लीजिएगा। अच्छा इसके साथ में अपने चेक करें ज़रा, नोट किया अपने न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन में क्या हुआ, रेडियम किस में चेंज हुआ, रेडन में। देखिए अल्फा पार्टिकल के निकलने से अब रेडियम की प्रॉपर्टीज़ किस में चेंज हो गई हैं, रेडन में, यानी रेडियम मटेरियल जो है वो रेडन में तब्दील हो गया है। इसी तरह से और जब बीटा निकलता है तो कार्बन किस में चेंज हो गई है, नाइट्रोजन में चेंज हो गई, यानी एक एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, यही न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन है। और गैमा के लिहाज से हमें क्या मिलता है, गैमा तो हमें सिर्फ एनर्जी देगा ना, इसका तो मास कुछ भी नहीं है। यानी पेरेंट न्यूक्लियाइड हमारे पास में है, इसे डॉटर बना और गैमा की रेडिएशंस की एमिशन हुई, तो जो गैमा है ना तो उनका मास है कुछ, ना ही उनका बस कोई एनर्जी, न्यूट्रल है, ना ही कुछ एनर्जी है, तो कोई चेंज नहीं होएगा, जस्ट हमें एनर्जी मिल जाएगी। देखें कोबाल्ट था वो कोबाल्ट ही रहा, लेकिन स्टार का मतलब है पहले वो अनस्टेबल था, मतलब उसका एनर्जी का लेवल ज़्यादा था, अनस्टेबल से मतलब है उसके पास एनर्जी का लेवल ज़्यादा था, और जब उसमें से गैमा निकल गया तो वो एनर्जी का लेवल उसका कम हो गया।
तो मास जितना था उतना नहीं रहा, चार्ज जितना था उतना नहीं रहा। यानी कि गैमा के निकलने से ना मास चेंज हो रहा है ना चार्ज में चेंज आ रहा है। चेंज आ रहा है तो क्या मिल रहा है कि जस्ट हमें एनर्जी मिल रही है, रेडिएशन मिल रहा है। इसके साथ साथ हम बात करते चले न्यूक्लियर एंड नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन। वहाँ पे हमारा न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन का टॉपिक क्लोज हो चुका है। प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से अभी जो आपने अभी देखा उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ जो साइड इन्फॉर्मेशन में पढ़ा हमने। तो वही टॉपिक यहाँ पे हमारे पास में अल्फा पार्टिकल इज अ हीलियम न्यूक्लियर कंप्राइजिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स। यानी हमने अभी बात की ना, अल्फा जो है वो हीलियम न्यूक्लियस है, मतलब कि 2 प्रोटॉन है तो 2 ही उसके पास में न्यूट्रॉन है। एन अनस्टेबल न्यूक्लियस विद अ लार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स में डिके बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल। जिन अल्फा पार्टिकल कहाँ से निकलता है? अनस्टेबल न्यूक्लियस विद अ लार्ज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलता है। बीटा रेडिएशन इज अ स्टीम ऑफ अ हाईली एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स, यानी बीटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनस्टेबल न्यूक्लियर विद एक्सेस न्यूट्रॉन्स, क्योंकि बीटा न्यूट्रॉन में से निकलना है, तो जिसमें न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसमें से एजेक्ट होता है, बाहर निकलता है। गैमा रेडिएशन आर फास्ट मूविंग लाइट, ये लाइट की तरह ही है, रेडिएशन है, रे है, पर फोटॉन्स दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, मतलब एनर्जी का लेवल इनके पास में बहुत ही ज़्यादा होता है। तो ये पेनेट्रेट करने की एबिलिटी क्या रखते हैं? आयोनाइज करने की एबिलिटी क्या रखते हैं? यानी जब गैस में से गुजरते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को कितना बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हैं। जब इसको गैस में से एयर में से पास करवाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को गेन करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस में से एटम में से बाहर निकल आते हैं। तो एटम के ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी नेगेटिवली चार्ज है। तो ये प्रोसेस आयोनाइजेशन इफेक्ट होता है। The phenomena by which our radiation split matter into positive and negatively ions is called ionization. Definition आ गई ionization की, केमिस्ट्री में पढ़ी आपने। All 3 kinds of radiations, alpha, beta and gamma can ionize the matter. यानी कि मैटर को आयोनाइज कर सकती हैं क्योंकि एनर्जी है इनके पास में, एनर्जी इमिट होती है। However, alpha particles have the greatest power of ionizing as compared to the beta particle. यानी अल्फा के अंदर में आयोनाइज करने की एबिलिटी ज़्यादा है। क्यों? अल्फा हैवी होते हैं, भारी होते हैं, और आपने देखा कि जो फ्यू सेंटीमीटर्स ही ट्रेवल कर पाते हैं, तो क्या होता है अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं एयर के अंदर में। तो जब ये अपनी सारी एनर्जी लॉस कर देते हैं एयर के अंदर में, मास में बड़े होते हैं, तो देन एनर्जी एयर को ज़्यादा मिलेगी, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन भी ज़्यादा होएगी, तो इस तरह से आयोनाइजेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा। और बीटा के अंदर में चूंकि उनका एनर्जी का लेवल उसके मुकाबला में कम होता है इसलिए, और वो स्पीड में ज़्यादा होते हैं, तो वो फास्टली ट्रेवल कर जाते हैं, तेज़ी से गुजर जाते हैं, अपनी एनर्जी का लॉस कम करते हैं। इस वजह से गैस को एनर्जी कम मिलती है तो आयोनाइजेशन भी कम होती है। और गामा रेडिएशन की तो एनर्जी वैसे भी स्पीड आपने देखा नियर क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट है, ये तो बहुत तेज़ी से रेडिएशन गुजर जाती हैं, तो ये अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करती हैं, मतलब अपनी एनर्जी एयर मीडियम को ट्रांसफ़र नहीं करती हैं, तो ये सबसे कम आयोनाइज करती हैं। यानी आयोनाइजिंग इफेक्ट अल्फा का ज़्यादा, बीटा का उससे कम, गैमा का उससे भी कम। इट इज़ ड्यू टू द लार्ज पॉजिटिव चार्ज एंड लार्ज मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। यानी अल्फा की रीज़न क्या है वो बता दी मैंने आपको, बीटा की भी रीज़न बता दी, गैमा की भी रीज़न बता दी आपको। पेनेट्रेट करने की एबिलिटी इनमें कितनी है वो आप डायग्राम से देख सकते हैं। यानी एक मटीरियल में दूसरे मटीरियल में एंटर होने की इनमें किस में ज़्यादा रेंज है, एबिलिटी है, किस में कम एबिलिटी है। तो ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर हमें बता रही है स्टूडेंट्स। देखिए अल्फा पार्टिकल को आम पेपर स्टॉप कर रहा है, यानी आम पेपर उसके रास्ते में मैंने रख दिया, अल्फा पार्टिकल वहीं पे स्टॉप हो गए, मासिव हैं, तो ये वैसे भी एनर्जी का लेवल इनके पास कम है, यानी कि जो पेपर में से क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, आम पेपर वगैरह को जो क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं उसमें पेनेट्रेट नहीं कर पाते हैं। जबकि बीटा जो है आम पेपर में से पास कर जाते हैं, लेकिन एल्युमिनियम फॉयल को वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, चंद सेंटीमीटर उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन उसके अंदर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। जबकि गैमा पार्टिकल जो हैं वो पेपर में से भी पास कर जाते हैं, एल्युमिनियम फॉयल में से भी पास कर जाते हैं, और लेड में भी हमने सीखा था, लेड में से भी फ्यू सेंटीमीटर्स काफ़ी आगे इसमें चले जाते हैं, 30 सेंटीमीटर तक लेड में भी पेनेट्रेट करने की इसमें एबिलिटी होती है। यानी सबसे ज़्यादा पेनेट्रेट करने की आयोनाइजेशन को उल्ट मिला ना, अल्फ़ा ज़्यादा आयोनाइज करते हैं, बीटा कम और गैमा उससे भी कम। जबकि अल्फ़ा में किसी मटीरियल में एंटर होने की एबिलिटी कम होती है, बीटा में ज़्यादा होती है, गैमा में उससे भी ज़्यादा होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक लेंथी है, उसके लिए मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया है इसमें से कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।